द टाइम्स में खुशामदीद। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपी ने अपनी पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। यह खबर आप जान चुके होंगे, लेकिन खबर ये नहीं है। इस खबर के पीछे बीजेपी जो साजिश रच रही है, जो मंसूबा बना रही है, वो पूरे देश के लिए गौर करने की बात है और पूरे देश के लोगों को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी हिंदुस्तान को वन पार्टी सिस्टम में तब्दील करना चाहती है और उसका एजेंडा है पहले धीरे धीरे इन छोटी छोटी पार्टियों को कमज़ोर करो, इन पार्टियों को ख़त्म करो, उसके बाद फिर बच जाएगी एक पार्टी कांग्रेस। और कांग्रेस को पहले ही बीजेपी एक तरह से ख़त्म कर चुकी है। कांग्रेस को कैसे किनारे लगाना है उस पर भी लगातार बीजेपी काम कर रही है। 7 राज्यसभा एमपी ने सीधे बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और इन 7 राज्यसभा एमपी के लीडर हैं राघव चड्ढा, उसके बाद उसमें स्वाति मालीवाल का नाम शामिल है और भी कई नाम शामिल है जिसका नाम मैं आगे तफसील से आपको बताऊंगा। ये 7 वो लोग हैं जिनका सियासत से कोई पुराना रिश्ता नहीं रहा है, किसी सियासी घराने में इनकी पैदाइश नहीं हुई है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने इन्हें पॉलिटिशियन बनाया, आम आदमी पार्टी ने मुख्तलिफ ओहदा इन्हें दिया और उसके बाद इनको राज्यसभा भेजा गया। लेकिन वक्त आने पर इन सभी ने अपनी ही पार्टी को धोखा दे दिया और सीधे बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। राघव चड्ढा के बारे में पहले से अंदाज़ा था कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पिछले महीने जब आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट में राघव चड्ढा को बोलने से मना किया और कहा कि राघव चड्ढा पार्टी की मुहिम में साथ नहीं देते हैं, पार्टी के खिलाफ एक्टिविटीज़ में शरीक रहते हैं, सेलिब्रिटी बनकर काम करते रहते हैं, तो उसी वक्त आम आदमी पार्टी ने सीरियस लिया था, अरविंद केजरीवाल ने सीरियस लिया, इनको पार्टी के पार्लियामेंट में मौजूद ओहदा से हटाया गया। और उसके बाद ही जिस तरह राघव चड्ढा ने केजरीवाल के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया, लोगों को लग गया था कि ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अगर राघव चड्ढा अकेले बीजेपी ज्वाइन करते तो राज्यसभा की जो मेंबरशिप है वो इनकी चली जाती, इन पर कानून लग जाता दल बदलू का। इसलिए ये खुद बीजेपी में नहीं गए अकेले, बल्कि इन्होंने अपने साथ मज़ीद 6 राज्यसभा एमपीज़ को मिला लिया, 6 लोगों को तोड़ लिया और उन सबको साथ लेकर बीजेपी में चले गए हैं। अब ये 7 नाम जो राज्यसभा एमपी है और बीजेपी में चले गए हैं, उनमें पहला नाम इसी राघव चड्ढा का है, दूसरा नाम स्वाति मालीवाल का है। स्वाति मालीवाल को आप जानते हैं, अभी तक इस लेडी ने आम आदमी पार्टी से रिज़ाइन नहीं दिया था, आम आदमी पार्टी के ख़िलाफ़ ज़रूर थी, केजरीवाल के ख़िलाफ़ लगातार ये मुहिम चला रही थी। तीसरा नाम है विक्रमजीत सहनी का, चौथा नाम है अशोक मित्तल का, 5वां नाम है हरभजन सिंह का, 6ठा नाम है संदीप पाठक का और 7वां नाम है राजेंद्र गुप्ता का। ये 7 बीजेपी में अब जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त टोटल 10 राज्यसभा एमपी है, 4 राज्यसभा के एमपी उनके दिल्ली से थे और 6 उनके पंजाब से थे और सिर्फ 3 अब राज्यसभा एमपी आम आदमी पार्टी के बच गए हैं। उनमें पहला नाम संजय सिंह का है, दूसरा नाम एनडी गुप्ता का है और तीसरा नाम बलबीर सिंह का है। और अगले 2 सालों में संजय सिंह और एनडी गुप्ता की जो मेंबरशिप है वो भी पूरी हो जाएगी, तो शायद सिर्फ एक बलबीर सिंह सचिवाल ही बच पाएंगे राज्यसभा एमपी आम आदमी पार्टी के पास, उसके अलावा कोई और नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 2 एजेंडा है बीजेपी का। पहला एजेंडा है पंजाब में आम आदमी पार्टी को हराना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने में बीजेपी कामयाब हो चुकी है। अब पंजाब में बीजेपी चाह रही थी कि आम आदमी पार्टी को इक़्तिदार से बाहर किया जाए। आम आदमी पार्टी ये भी चाहती है कि कांग्रेस भी वहाँ इक़्तिदार में ना आए और बीजेपी का अकाली दल के साथ अलायंस था, लेकिन अकाली दल की भी हालत ख़राब हो चुकी है पंजाब में बीजेपी की वजह से और बीजेपी को बिल्कुल भी पंजाब में वोट कभी भी नहीं मिलता है। अब आम आदमी पार्टी ने जिस तरह दिल्ली के मॉडल पर वहाँ काम किया, लोगों को उसने मानूस किया, तो उम्मीद यही थी कि दोबारा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा को पंजाब में चीफ मिनिस्टर का फेस बनाया जाएगा और वो बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे पंजाब में। हालांकि अभी तक बीजेपी की अपने दम पर पंजाब में सरकार नहीं बन सकी है, अकाली दल के साथ बीजेपी सरकार में ज़रूर रही है। राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या इल्ज़ाम लगाया है, पहले उसे सुनिए। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है।
आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे
उठाता रहूंगा। संजय सिंह जो हर मामले पर बेबाकी के साथ बोलते हैं, उन्होंने इस मामले पर भी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस पूरे ऑपरेशन को कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लूट है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके कहा कि बीजेपी ने पंजाब के लोगों को जिस तरह धोखा दिया है, पंजाब के जो हमारे एमपीज थे उनको जिस तरह बीजेपी ने अपने यहाँ शामिल कर लिया है, पंजाब की आवाम इसे माफ़ नहीं करेगी। संजय सिंह ने पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया, इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी।
मुझे आपने राघव चड्ढा को भी सुन लिया और संजय सिंह को भी सुन लिया। इससे पहले तक राघव चड्ढा को बहुत ज़्यादा आवाम की हिमायत मिल रही थी। आप में से भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि राघव चड्ढा अच्छे इंसान है, आम लोगों का मुद्दा उठा रहे थे, वो सेलिब्रिटी बने हुए थे, इसलिए केजरीवाल को राघव चड्ढा को नहीं हटाना चाहिए था। केजरीवाल नहीं चाह रहे थे कि राघव चड्ढा आम लोगों की आवाज़ उठाए। लेकिन अब आप लोगों को भी यकीन हो गया होगा कि केजरीवाल का पहला फैसला सही था और राघव चड्ढा को हटाकर केजरीवाल ने सही क्या था। राघव चड्ढा कर क्या रहे थे, किस तरह बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे और केजरीवाल को नुकसान पहुंचा रहे थे, उसको समझिए। राघव चड्ढा पिछले 2 सालों के दौरान ये मुद्दा उठा रहे थे कि ब्लिंकिट वालों की डिलीवरी 10 मिनट के अंदर नहीं बल्कि उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 10 मिनट का जो टाइम है ब्लिंकिट का, इस तरह की दूसरी कंपनियों का, ये ख़त्म होना चाहिए। इसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है। इसी तरह राघव चड्ढा ने एक और मुद्दा उठाया कि जो रिचार्ज होता है एयरटेल का, जियो का, तमाम कंपनियों का, तो ये जितना रिचार्ज होता है उससे ज़्यादा ये कंपनियां पैसा ले लेती है। इसी तरह जो डेटा होता है 28 दिनों का डेटा रिचार्ज होता है, लेकिन हर एक दिन का डेटा फिक्स हो जाता है और अगर एक दिन में आपने 1.5 GB या 2 GB डेटा इस्तेमाल नहीं किया तो फिर अगले दिन वो डेटा आपके खाते में, आपके नंबर में इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि अगले दिन नए सिरे से 1.5 GB डेटा आपको मिलेगा। अगर आपने 1.5 GB यूज़ कर लिया तो बहुत अच्छा, अगर आपने नहीं यूज़ किया तो आपका ज़ाया गया। ये मुद्दा राघव चड्ढा ने उठाया था। इसी तरह एक और मुद्दा था राघव चड्ढा का कि एयरपोर्ट पर 50 रुपये का समोसा मिलता है, 100 रुपये का पानी मिलता है, 200 की कॉफ़ी मिलती है। एयरपोर्ट पर इतनी महंगाई क्यों है? ये महंगाई कम होनी चाहिए। अब राघव चड्ढा ने मुद्दा उठाया और सरकार ने इस तरह जवाब दिया पार्लियामेंट में और लोगों को ये लगने लगा कि ये तमाम मुद्दे हल हो गए हैं। सच्चाई यह है कि एक भी इशू हल नहीं हुआ है। ब्लिंकिट वालों को आज भी ऊपर से कंपनी का दबाव है कि 8 से 10 मिनट में ही पहुँचाना है। ऊपर जो सिर्फ टाइम लिख कर आता था कि 10 मिनट में हमारी डिलीवरी है, वो 12 मिनट लेकर आता है, लेकिन वो 6 मिनट में ही पहुंचने की कोशिश करता है। राघव चड्ढा का दूसरा दावा था रिचार्ज वाला मामला कि अब डेटा अगर आपने यूज़ नहीं किया तो अगले दिन आपके खाते में इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़रा मुझे बताइए कि क्या आपकी ये प्रॉब्लम हल हुई है। तीसरा मामला था एयरपोर्ट का। लोग तारीफ़ करने लगे कि एयरपोर्ट पर अब 10 रुपये में पानी मिलने लगा है, 15 रुपये का समोसा मिलने लगा है। सच्चाई यह है कि एयरपोर्ट की जो सूरत हाल थी वही है। वो लोग ज़रूर खुशियाँ मना रहे थे जो कभी फ़्लाइट से सफ़र नहीं करते, कभी एयरपोर्ट पर नहीं जाते और उनको लगता है कि एयरपोर्ट पर चीज़ें सस्ती हो गई है। आप जाकर एयरपोर्ट पर देखिए, जो सूरत हाल पहले थी वही अब भी है, कुछ भी नहीं बदला है। पूरा झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अब 2 सालों के दौरान राघव चड्ढा ने इस तरह के मुद्दे को उठाया। इंस्टाग्राम पर खूब उनको लाइक मिले, फॉलोअर्स मिले, ट्विटर पर खूब उनको फॉलोअर्स मिले, सेलिब्रिटी बन गए। बाहर के मुल्कों में भी चर्चा होने लगा कि राघव चड्ढा अवाम के मुद्दे को उठाते हैं, आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन केजरीवाल को जेल डाल दिया गया, शराब घोटाले का इल्ज़ाम लगाया गया। इसके ऊपर एक मरतबा भी राघव चड्ढा ने आवाज़ नहीं उठाई। पार्टी का सरबराह है, फाउंडर है, कन्वेनर है, वो जेल में है और अपने ही लीडर के हक में एक लफ्ज़ राघव चड्ढा ने कभी नहीं बोला। कई मरतबा पार्लियामेंट में अपोजिशन के तमाम लीडरों ने एहतजाज किया, खा वो वफ़ का कानून आया हो, दूसरा एक्ट आया हो, और राघव चड्ढा तमाम मामलों में पार्टी टाइमलाइन से हटकर बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। अगर कोई एप्लीकेशन आती है तमाम अपोजिशन एमपीज़ उस पर साइन कर रहे हैं, वहाँ राघव चड्ढा नज़र नहीं आ रहे हैं, संजय सिंह को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन तमाम मामलों के बाद अरविंद केजरीवाल को लगने लगा कि राघव चड्ढा अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ अब एक्शन लेना होगा। और अरविंद केजरीवाल ने जो क्या था सही क्या था, और फाइनली राघव चड्ढा ने सीधे बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। कहते हैं ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो राघव चड्ढा का बीजेपी को ज्वाइन करना ज़्यादा लोगों को हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है, इनको देश से कोई मोहब्बत नहीं है। और आज जिस तरह बीजेपी की तारीफ़ की है राघव चड्ढा ने, मैं तो हैरान हूँ कि वही राघव चड्ढा जो कल तक मोदी के ख़िलाफ़ बोल रहे थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बोलते थे, आज ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, दूसरे इशू हो, नरेंद्र मोदी की तारीफ़ पर तारीफ़ किए जा रहे हैं। और ऐसे मौका पर जब नरेंद्र मोदी के भक्त भी अब मोदी के खिलाफ हैं, बच्चियों की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, अब ज़रा सुनिए। गाइस, आज हमारे कॉलेज में आरएसएस वाले आए और हमारे कॉलेज वाले मतलब दोनों मिलके रैली निकलवा रहे हैं। कॉलेज का नाम हम नहीं बताएंगे, तुम बस एक बार रैली देख लो।
ठीक है। ये रैली क्यों निकल रही है मुस्कान? कांग्रेस का विरोध करने के लिए। इस रैली का सोल पर्पस यही है, बस किसी तरह से कांग्रेस को बेकार दिखाया जाए। हम बेकार नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं लोग कांग्रेस को। इनके बैनरों पे लिखा हुआ है नारी शक्ति का अपमान, कांग्रेस है बेईमान। इनके बैनर ही कांग्रेस से भरे हुए हैं, लेजेंड, ठीक है। और हम ऐसे लोग हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, चाहे वो न्यूट्रल है। हम न्यूट्रल रहने वाले लोग हैं, ना हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ना हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। पर ये लोग इतना नीचपना दिखा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कांग्रेस को सपोर्ट कर देना चाहिए। भाई तो इतनी धूप में घुमा रहे हैं, हमें धीरे बिल कर गया भाई। वही तो, अभी की बिल पास कौन नहीं होने दे रहा? कांग्रेस नहीं होने दे रही बिल पास की। सारी दिक्कत कांग्रेस में है, ठीक है। अगर इतनी दिक्कत है इन लोगों को, लड़कियों को देना ही है, तो भैया दे दो हमें टिकट, यहाँ के टिकट बांट दे जिले जिले में, मुझे टिकट देते गाजियाबाद से तब होती बात यार। कितनी महिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया। एग्जैक्टली, मुस्कान को एटा से टिकट मिल रहा है। वही तो गलत जब होगा ना महिलाओं का समर्थन, जब टिकट मिलेगी, जब जाएंगे ना सांसद। और गाइस, इसके बाद हमारे पास कोई भी अगर हम पे केस वेस हो जाए तो हम किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। हाँ, सच क्योंकि बोलना पाप है। सोशल मीडिया पर एक मामले को लेकर के कॉलेज के इन बच्चियों की वीडियो वायरल हो रही है। लड़कियों ने कॉलेज का नाम नहीं बताया अपनी सेफ्टी को लेकर के, और पूरा मामला डीलिमिटेशन बिल का है। पार्लियामेंट में बीजेपी डीलिमिटेशन बिल आती है, वो बिल पास नहीं होता क्योंकि आईन में अमेंडमेंट नहीं हो पाता, और बीजेपी ने झूठा प्रोपेगेंडा कर दिया कि वोमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो सका। अब बीजेपी का असल एजेंडा यह है कि इस देश में जितनी छोटी छोटी पार्टी है उन सब की ताकत को कम किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, और बीजेपी अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनकर रहे। जो भी छोटी छोटी पार्टी है वो बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के ख़िलाफ़ ना जाए। कांग्रेस से सिर्फ अब मुकाबला हो रहा है, और बीजेपी को हराना हर एक पार्टी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी ने हिंदुस्तान में नज़रिया को चेंज करने का काम किया है, बीजेपी ने हिंदुस्तान का माहौल बदलने का काम किया है। तो कुछ ही ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में है जो बीजेपी का मुकाबला करती है, जो नरेंद्र मोदी को सख्त टक्कर देती है, और उसमें आम आदमी पार्टी सरे फहरिस्त है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी का वोट फीसद कम किया, इसी तरह आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुँचाया। आम आदमी पार्टी गोवा में सरकार बनाने के करीब पहुँच चुकी थी, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सबसे कम वक्त में सरकार बना लिया। जो आम लोग थे वो अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी से कनेक्ट हो रहे थे, और अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने जो अपनी विचारधारा है वो अलग बनाई थी। ज़्यादातर बीजेपी किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचाती है या उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करती है, तो उस पर बीजेपी इल्ज़ाम लगा देती है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, ये सेकुलर पार्टी है, मुस्लिम वोटों के सहारे पार्टी चल रही है, या मुसलमानों के लिए पार्टी काम करती है। आम आदमी पार्टी की इमेज अरविंद केजरीवाल ने बनाई कि हमें मुसलमानों की हमदर्दी नहीं चाहिए, हम मुसलमानों की बुनियाद पर सियासत में नहीं आए हैं। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने अपना हदफ और एम बनाया कि जो 80% हिंदू मेजॉरिटी वोट है हमें उसमें सेंध लगानी है, हमें उसमें से वोट लेना है, हमें उसके मुद्दे पर काम करना है। अगर बीजेपी ने ये कहा कि हम सबसे बड़ी मजहबी पार्टी है, धार्मिक पार्टी है, हमारा एजेंडा हिंदुत्व का, तो अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर के कहा कि तुमसे बड़े हिंदू हम हैं, हम मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं। बीजेपी ने कहा कि हमने राम मंदिर बना दिया है, तो आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर जाने के लिए बाज़ाब्ता स्पेशल ट्रेन चलवा दी और कहा कि जाओ राम मंदिर की ज़ियारत करके आओ। अरविंद केजरीवाल ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वोटों पर, नोट पर लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए, ताकि वही पैसे देती है, ये हिंदुओं की आस्था है, उनका अकीदा है, तो आप नोट पर उनकी तस्वीर क्यों नहीं छापते। और बीजेपी के पास कुछ भी जवाब नहीं था। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का बिल्कुल 1-to-1 मुकाबला किया है। हर मैदान में, हर स्टेज में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जवाब दिया है, और बीजेपी को लगने लगा कि कांग्रेस इस तरह हमें टक्कर नहीं दे सकती है, दूसरी पार्टी नहीं दे सकती है। सिर्फ 2 पार्टी थी जो धर्म के मामले में, रिलीजन के आइडियोलॉजी में
बीजेपी को सख्त टक्कर दे रही थी। पहली शिवसेना और दूसरी अरविंद केजरीवाल की पार्टी। शिवसेना को आज से कई साल पहले ही बीजेपी ने 2 पार्ट में तकसीम कर दिया। उसके एक बंदे को कुछ दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिया, फिर दोबारा से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब दूसरी पार्टी बची थी आम आदमी पार्टी, इसको भी अब बीजेपी ने धीरे धीरे तकसीम कर दिया है और जितने अहम तरीन लीडर्स थे उन तमाम को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है, क्योंकि यही पार्टी ऐसी है जो बीजेपी को टक्कर दे रही है। आप यहां पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि मुसलमानों का इसमें क्या फ़ायदा है। मैं भी मानता हूं कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों के हक़ में ज़्यादा अच्छी नहीं, या मुसलमानों के लिए आम आदमी पार्टी ने ज़्यादा काम नहीं किया, या आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाया ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने बस इतना कहा कि मुसलमान हमें चाहे तो वोट दे सकते हैं, चाहे तो ना दे सकते हैं, लेकिन हमें कांग्रेस जैसा टैग नहीं लगाना है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए, बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी सबसे परफेक्ट थी और इसीलिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।